भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यूं तो कई बड़े नाम हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो दिलेरी, विचार और बलिदान का कह सकते हैं एक प्रतीक बन गया। एक ऐसा नौजवान जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में पूरे देश में क्रांति की एक आग सी जला दी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सरदार भगत सिंह की कहानी की। ये है वो चेहरा, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने महज 23 साल की उम्र में अपने विचारों और अपने बलिदान से इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए इनकी इस असाधारण यात्रा को और करीब से जानते हैं। हम भगत सिंह की जिंदगी को इन 5 जरूरी हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे उनका जन्म और उन पर शुरुआती असर क्या हुआ। फिर जानेंगे कि उनकी विचारधारा कैसे बनी। उसके बाद उनके क्रांतिकारी कदमों की बात करेंगे। जेल में उनका संघर्ष कैसा रहा और आखिर में उनके अमर बलिदान को याद करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक क्रांतिकारी का जन्म। कहते हैं हर क्रांति की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। भगत सिंह के लिए वो चिंगारी क्या थी, आइए पता करते हैं। तो बात है 1919 की। अमृतसर में जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ था। इस एक घटना ने मतलब पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और सोचिए, उस वक्त सिर्फ 12 साल के थे भगत सिंह। वो अपने स्कूल से करीब 12 मील पैदल चलकर उस जगह पर पहुंचे और वहां की खून से सनी मिट्टी को देखकर उस छोटे से बच्चे ने ठान लिया कि अब आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, विचारधारा का निर्माण। जलियांवाला बाग की उस घटना ने एक बच्चे के मन पर बहुत गहरा असर डाला। तो फिर सवाल यह है कि उनके क्रांतिकारी विचार बने कैसे। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, शुरू में तो भगत सिंह गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से काफी प्रभावित थे, लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह जैसे कई नौजवानों का दिल टूट गया। उन्हें लगने लगा कि शायद सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, और बस यहीं से उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता चुना। फिर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया और नौजवान भारत सभा की स्थापना भी की। इन संगठनों का एक ही मकसद था, देश के युवाओं को त्याग और बलिदान के रास्ते से क्रांति के लिए तैयार करना। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भगत सिंह की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी। नहीं, वो कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत प्रभावित थे और एक समाजवादी भारत का सपना देखते थे। मतलब एक ऐसा भारत जहां सत्ता और पैसा कुछ अमीर लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि मजदूरों और किसानों का शोषण पूरी तरह से खत्म हो जाए। हमारा तीसरा सेक्शन है प्रतिशोध और विरोध। अब हम उन 2 ऐतिहासिक घटनाओं की बात करेंगे जिन्होंने भगत सिंह को क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। हुआ ये कि 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें हमारे महान नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने तो क्रांतिकारियों के खून में जैसे उबाल ला दिया। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर लाला जी की मौत का बदला लेने की ठान ली। उनका निशाना था पुलिस सुपरिंटेंडेंट सॉन्डर्स। योजना के मुताबिक भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स पर गोलियां चलाईं और चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने में पूरी मदद की। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को यह एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा। जैसा कि वो खुद कहते थे, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और वो धमाका हुआ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में एक खाली जगह पर बम फेंका। देखिए, उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। वो तो बस अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान अपनी मांगों की तरफ खींचना चाहते थे। और देखिए, बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि उनका असली मकसद तो कुछ और ही था। वो अदालत को अपनी सोच, अपनी विचारधारा को फैलाने का एक मंच बनाना चाहते थे। कमाल की रणनीति थी। सेक्शन 4, जेल से आवाज। आपको शायद लगे कि भगत सिंह की गिरफ्तारी उनकी लड़ाई का अंत थी, लेकिन असल में ये एक नई शुरुआत थी। जेल की वो 4 दीवारी उनके विचारों को कैद नहीं कर सकीं, बल्कि ये उन्हें फैलाने का सबसे ताकतवर मंच बन गई। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह ने पढ़ना और लिखना बंद नहीं किया। उन्होंने पूंजीवाद, मजदूरों के शोषण और धर्म जैसे मुश्किल विषयों पर कई जबरदस्त लेख लिखे। उनका सबसे मशहूर लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं, वो भी इसी दौरान लिखा गया था।
जो उनके तर्कवादी विचारों को साफ साफ दिखाता है। और जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार से किसी भी तरह की दया या माफी मांगने से साफ मना कर दिया। उल्टे उन्होंने ये मांग रखी कि उन्हें एक राजनीतिक बंदी माना जाए और फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। और अब हम पहुंच गए हैं उनकी कहानी के अंतिम पड़ाव पर। सेक्शन 5, अमर बलिदान। ये वो मोड़ है जहां उनका जीवन तो खत्म हुआ, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। 23 मार्च 1931, भारतीय इतिहास का वो काला दिन, जब सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह को उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। भगत सिंह को पूरा विश्वास था कि उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। वो मानते थे कि उनका बलिदान देश के नौजवानों के दिलों में आज़ादी की एक ऐसी ज्वाला भड़काएगा जो अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। उनका वो नारा, इनकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब है क्रांति अमर रहे, वो आज भी हमारी रगों में दौड़ता है ना? भगत सिंह की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि असली क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं होती, असली क्रांति तो विचारों से होती है। और उनका ये बलिदान जाते जाते हमारे लिए एक सवाल छोड़ गया कि जिस आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, क्या हम आज उसके सही मायनों को समझ पाए हैं?